Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsarda School Bunna. Student, +2 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बारे में। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन से, यानी कि अमेरिका को कौन से देश या कौन से संगठन चुनौती दे सकते हैं। तो उसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा, यानी कि यूरोप का एक संगठन है, यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर के बनाया है जो अमेरिका को चुनौती दे सकता है, यूरोपीय संघ। अब हम दूसरे संगठन की बात करेंगे जिसका नाम है आसियान। आसियान मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एसोसिएशन है जो एक विकल्प के केंद्र के रूप में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र हो सकता है वर्तमान विश्व में। तो देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान जो है वो क्या है। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें। आपको एक काम करना है, सबसे पहले विश्व का मैप लेना है और उसको ध्यानपूर्वक देखना है। इजीली आप उसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सारे महाद्वीप देख पाएंगे और उनमें विभिन्न देश देख पाएंगे। तो ऐसा ही एक क्षेत्र आपको मिलेगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का, यानी कि एशिया के दक्षिण और पूर्व के जो राष्ट्र हैं, पूरा एशिया नहीं है, उनका एक संगठन है। तो देश एशिया के एक दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से देश इस क्षेत्र में होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। ये सारे देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन आसियान है, इसके देश जो हैं वो कभी ना कभी उपनिवेशवाद का हिस्सा रहे हैं, यानी कि कभी ना कभी के गुलाम रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक कीमत इन राष्ट्रों को चुकानी पड़ी है। युद्ध समाप्त होने, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के समय युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद होने लगे तो इनमें आर्थिक पिछड़ापन था, गरीब देश था, गरीब देशों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और राष्ट्र निर्माण, इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को झेलना पड़ा। जब ये क्षेत्र आजाद हो रहा था तो विश्व में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां बन गई थी, आपको पता है, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ, रूस। तो उन महाशक्तियों के खेमे में जाने का दबाव झेलना पड़ा, यानी कि दोनों क्षेत्रीय शक्तियां चाहती थी कि ये देश हमारे साथ मिल जाए। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था, यानी कि ये दक्षिण एशिया के राष्ट्र जो हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, ये ऐसी स्थिति को संभालने के लिए योग्य नहीं थे। बार्डुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। हालांकि एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था, आपको पता है, दोनों महाशक्तियों से दूर रहने का आंदोलन था, लेकिन ये छोटे और गरीब देशों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस ग्रुप में जुड़े देश जो हैं वो अपने आप को इतना सशक्त नहीं बना पाए थे कि ये इन देशों ने साथ रख सके। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बना करके एक वैकल्पिक पहल की।
और ऐसे में दक्षिण पूर्व के एशिया के राष्ट्र इकट्ठे हुए और उन्होंने आसियान बनाया। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बेकोंग घोषणा पर हस्ताक्षर करके, थाईलैंड में है बेकोंग में बैठ करके इन 5 देशों ने हस्ताक्षर करके और आसियान की स्थापना की 1967 में। ये देश थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश जो हैं, इन्होंने बैंकॉक में थाईलैंड के शहर में बैठ करके 1967 में इसे बनाया। आसियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। अब ये गठबंधन क्या चाहता था, ये संगठन क्या चाहता था कि मुख्य रूप से आर्थिक विकास करना, यानी कि राष्ट्रों का अपने सदस्यों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना और उसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। उनके शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए। यानी कि 5 देशों ने बनाया, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हो गए और इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अब यूरोपीय संघ का स्ट्रक्चर अलग था। उन्होंने सभी देशों की एक समान मुद्रा बना दी, एक समान सुरक्षा नीति बनाई, लेकिन इसने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि अपने आप को संगठित करके और सामाजिक और आर्थिक विकास हासिल करना इन्होंने अपना लक्ष्य रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक। अनौपचारिक मतलब कानून से बंधा हुआ ना होना, टकराव रहित बिना किसी टकराव के, और सहयोग और मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया आसियान ने। इसके सदस्यों ने आपसी सहयोग दिया, टकराव नहीं किया और किया, और इसको आसियान शैली कहा जाने लगा। आसियान वे, इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आसियान शैली किसे कहते हैं? तो आसियान शैली क्या है? आसियान के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण जो आसियान ने पेश किया उसे आसियान शैली कहा जाने लगा। यानी कि आसियान के देशों की जो कार्य करने की शैली थी उसको आसियान शैली कहा जाता है। और वो शैली कैसी थी? अनौपचारिक थी, टकराव रहित थी और सहयोगात्मक मेल मिलाप की शैली थी। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना, यानी कि अपने सभी देशों की जो सार्वभौमिकता है उसका सम्मान किया जाए, ये इन्होंने उद्देश्य रखा। और इस प्रकार से आसियान जो है वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संगठन बन गए। तो ये थी आसियान के स्थापित होने की प्रक्रिया। आसियान कितना शक्तिशाली था? क्या आसियान को हम एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में समझ सकते हैं, देख सकते हैं? लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आसियान किस प्रकार से एक शक्तिशाली संगठन के रूप में, वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा, इसकी ताकत क्या थी, आर्थिक ताकत इसकी कितनी थी। तो ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।